आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। ज़ोया बेयकीनी से अपने हाथ में मौजूद मोबाइल को देख रही थी। कॉल कट हुए ना जाने कितनी ही मिनट गुजर गए, मगर वो पत्थर की मूरत बनी बैठी रह गई। इसकी आंखों से ज़ब्त के बावजूद भी आंसू बह निकले। कौन थी वो लड़की, और इसके शौहर को शाह क्यों कह रही थी? नहीं, ये हक़ तो सिर्फ ज़ोया शाह का है। एक बार फिर बदगमानी अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर चुकी थी। अगर अज़लाम शाह ने उसे धोखा दिया तो? नहीं, वो उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता। वो कहाँ था? किस कमरे की बात हो रही थी? ज़ोया सोच सोच कर पागल हो गई। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अज़लाम शाह किसके साथ था? वो इसके लिए नहीं आ सकता था तो किस औरत के साथ था? ज़ोया का दिल चाहा वो धाड़े मार मार कर रोए। इसने कांपते हाथों से अज़लाम शाह का नंबर डायल किया, मगर जवाब मौसूल ना हुआ। ज़ोया की हैरत पर अब गुस्सा गालिब आने लगा। वो बार बार इसका नंबर मिला रही थी, मगर राब्ता ना हो सका। फिर इसने चंद मैसेज लिखकर भेजे। उफ, सिंगर तक वो ऑफलाइन क्यों था? ज़ोया का दिल हर चीज़ से अचाट हो गया। वो हिचकियों के साथ रो दी। 2 दिन उसी सोगवारित में गुजर गए। वो किसी भी काम में अपना ज़हन नहीं लगा सकी। अज़लाम शाह ने इससे दोबारा कोई राब्ता क्यों नहीं किया? वो तो गायब ही हो गया। शायद ज़ोया ने 2 दिनों में हज़ारों बार इसका नंबर मिलाया, मगर कॉल एक बार भी ना लगी। अब तो ज़ोया के हाथों की उंगलियों में भी दर्द उठ गया था। वो वीरान ऊँखी लिए बेड के पास नीचे कालीन पर बैठी थी। जब इसका फ़ोन बजा, वो बेताबी से मोबाइल की तरफ बढ़ी। इसकी कॉल देखकर ज़ोया के अंदर कोई नई रूह सरायत कर गई। इसने फ़ौरन कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। आप कहाँ गायब हो गए थे शाह? मैं 2 दिनों से आपका नंबर डायल कर चुकी हूँ। वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी। दूसरी तरफ खामोशी थी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शाह, कुछ बोली ना, मेरा दिल बंद हो जाएगा। कौन थी वो लड़की? क्यों कह रही थी आपको शाह बोली? वो तो सिर्फ मेरा हक है ना। वो गुस्से से चीखती हुई हिचकियों के साथ रो पड़ी, मगर दूसरी जानिब से कॉल कट चुकी थी। ज़ोया ने बेयकीनी से मोबाइल की तरफ देखा। इसकी आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर फिसलने लगे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते शाह। कुछ पल बाद उसके मोबाइल पर मैसेज की बप बजी। इसने देखा अज़लाम का वॉइस मैसेज आया था। इसने वो खोला और उसे प्ले किया। ज़ोया, मेरी प्यारी मिसेज़, मैं एक केस के सिलसिले में एक निजी इलाके में आया हूँ। यहाँ सिग्नल्स का बहुत मसला है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सका। और वो आवाज़ एक नौकरानी की थी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने अगर कहा है कि मुझ पर भरोसा रखो तो एक बार रख कर तो देखो, मैं तुम्हारा मान नहीं तोड़ूंगा। वही नरम मोहब्बत भरा लहजा। ज़ोया और तेज़ी से रोने लगी। मैंने कहा था ना कि अब वो मेरी आंखें हैं, इन पर जुल्म मत करो। अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ज़ोया को समझ ना आई खुश हो या रोए। बहुत देर के बाद उसने अपने कपकपाते हाथ उठाए और रो के लिखकर फ़ोन बेड पर उछाल दिया। इसका दिल हर चीज़ से बेजार हो गया। इसका दिल चाहा कहीं दूर जाकर गायब हो जाए। वो बेदिली से उठी और अपनी हालत सुधारने लगी, मगर उसके दिल पर बहुत बोझ था। वो भरोसा करना चाहती थी मगर कर नहीं पा रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी अपने चेहरे को देख रही थी, जो 2 दिन में ही पीला पड़ गया था। आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थीं और सूजन भी हो गई थी। वो बेतासुर चेहरे के साथ खड़ी अपने बाल बना रही थी। एक लंबी सांस लेकर उसने अपने अंदर उबलते लावे को खामोश करवाया और सब कुछ खुदा के सुपरद कर दिया। अगर हम मौजूदा दिन से 4 दिन पीछे माजी में जाएं तो ये शाह हवेली के लाउंज का मंजर था। बालाज हेज़ल के साथ बैठा उसे मीठे के सवाल करवा रहा था। हेज़ल, क्या कर रही हो? उसे इस तरीके से करो। रिफ से हुलिया में ब्लैक पैनेट पर वाइट हालिफ सलियोज वाली शर्ट पहने वो इसके पास लाउंज के फर्श पर कालीन पर बैठा था। हेज़ल तो झुंझला ही गई। उफ, क्या मुसीबत है, मुझसे नहीं होती ये रियाजी हल। आपको तो मेरा कोई सवाल पसंद ही नहीं आ रहा। वो भी झुंझला कर बोली। बालाज ने इसके सर पर एक चपत लगाई। बस पढ़ाई से जान छुड़वाने के बहाने चाहिए तुम्हें। तुम्हारे सेकेंड ईयर के पेपर्स में बहुत कम वक्त रह गया है। अगर इस बार रिजल्ट गंदा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कोई खाना है जो मुझे पसंद नहीं आएगा।
तुम गलत तरीके से कर रही हो। इसके लहजे में अब गुस्सा था। वो चारों पास बैठे अपनी हंसी जब्त नहीं कर पा रहे थे और उनकी खी से हेज़ल का गुस्सा बढ़ गया। किया है, तुम सबको बहुत दंत निकल रही हैं और आप कुछ ज्यादा ही रौब डालने लगे हैं। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं, एक बार आने दी मेरे बड़े लाला को सबकी शिकायत लगाऊंगी। इस बात पर उन सब की हंसी गायब हुई और उमीना बेगम के हाथ रुक गए जो उनके पास सोफे पर बैठी सब्जी बना रही थीं। हेज़ल जो रवानी से बोल गई थी, अब अपने अल्फाज पर गौर किया तो उसे समझ आई वो कितने गलत वक्त पर गलत बोल गई थी। वो पांचों उसे गुस्से से घूर रहे थे। तुम अपनी जबान के जौहर कम नहीं देखा सकती। बाला जिसके कान के पास गिराया। वो शर्मिंदा होकर रह गई। उन सब की नजरें उमीना बेगम की तरफ उठी। उनके चेहरे पर करब उभर रहा था और उनकी बहना के लिए बेताब वो फौरा ताई की जानिब बढ़ी और उनसे लपट कर बैठ गई। दूसरी तरफ बालाज बैठ गया। वो चारों भी उनके पास खसक आए। ताई ने मुस्कुराने की कोशिश की मगर नाकाम हुई। ताई साईं, आप एक बार उनसे कहीं तो सही वो वापस आ जाएं, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगी। बालाज ने बात का आगाज किया। इसे यहाँ आकर सिर्फ तकलीफ मिलती है और मैं अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। उनकी आवाज़ गीली हो गई। हेज़ल को तकलीफ हुई। आप कहेंगी तो वो आपकी खातिर ज़रूर वापस आएंगी। एक बार कहकर तो देखी ना, वो अपनी मां की खातिर तो आ ही जाएंगी। इन सब ने हेज़ल को देखा, इसकी बात में दम था। वो अपनी मां की बात का कहा कभी नहीं टाल सकता था। ताई कुछ कहने के काबिल ना है सकी। हेज़ल ने पास पड़ा उनका मोबाइल उठाया और अब इसके हाथ उस शख्स का नंबर ढूंढ रहे थे। हेज़ल, तुम क्या कर रही हो? ताई की कांपती आवाज़ आई। वो सब भी उसकी तरफ ही सवालिया नज़रों से देख रहे थे। हेज़ल को मतलूबा नंबर मिल गया। इसने बिना सोचे समझे कॉल मिलाकर स्पीकर पर डाल दिया। वो सब भौंचा कर रह गए। हेज़ल, ना करो। नहीं, आज नहीं ताई साईं, आज आप उनसे कहेंगी। इतना कहकर हेज़ल ने मोबाइल दरमियान में रखा। सबका ध्यान मोबाइल की तरफ था। कॉल रिसीव हो चुकी थी। इन सब का हर अज़ू कान बन गया। फिर स्पीकर पर इसकी भारी संजीदा आवाज़ उभरी, अम्मा साईं। और इस मुंह ने अपने हाथ होंठों पर रखकर अपनी हिचकियों का गला घूंटा। हेज़ल इशारा कर रही थी कि बोली, वो नफ़ीमी सर हिला कर रह गईं। हेज़ल ने हिम्मत करके मोबाइल हाथ में पकड़ा और अपने पास किया। लाला, आप वापस क्यों नहीं आ जाते? और दूसरी तरफ खामोशी छा गई। आप अपनी मां की खातिर भी वापस नहीं आ सकते। आपको अंदाज़ा भी है वो मां सालों से आपके हिज्र में तड़प रही है। आप अपने साथ इन्हें किस चीज़ की सज़ा दे रही हैं? हेज़ल संजीदा और धीमे लहजे में ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ बोल रही थी। दूसरी तरफ खामोशी रही। किया उनका सिर्फ इतना कसूर कि वो आपकी मां हैं। आपकी खुशी की खातिर वो आपको वापस नहीं बुलाती, मगर आप कैसे बेटे हैं जो अपनी मां के दिल का हाल ना जान सके? आप तो अपनी इस बहन को भी भूल गए। हेज़ल की आवाज़ भीग गई। हेज़ल गुड़िया, वो सिर्फ इतना ही कह पाया। मेरी सालगिरह आ रही है, प्लीज़ इस बार तो आ जाएं। मैं सालों से आपका हर सालगिरह पर इंतज़ार करती हूँ। किया मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं अपने भाई को देख सकूं? वो हिचकियों के साथ रो दी और इन पांचों का हाल बिल्कुल एक जैसा था। सब सिर्फ उन दोनों की तरफ मुतवज्जह थे। इससे पहले मुकाबिल कुछ बोलता आगा जान की आवाज़ लाउंज में गूंज उठी। वो मेरा पोता है, छोटा शाह, इस हवेली का सबसे ज़िद्दी खून। जब वो इतने सालों से मेरे कहने पर नहीं आया तो फिर तुम जैसी छटांक भर लड़की के कहने पर कैसे आएगा? होनहा अपने कद से बड़े पत्थर उठाने की कोशिश ना करो। आगा जान तनफर और हिकारत से कहते अपने कमरे में गायब हो गए। बालाज और शावीज़ ने अपनी मुट्ठी भैंचकर गुस्से को काबू किया। हालांकि निदा और आलम ने अफसोस से हेज़ल को देखा जिसके चेहरे का रंग लठे की मानिंद सफ़ेद हो गया था। और फ़ोन के इस पार उस शख्स ने आगा जान का एक लफ्ज़ सुना। हेज़ल के हाथ से मोबाइल छोटा और सोफे पर गिर गया। वो हिचकियों के साथ रोती हुई उठी और ऊपर भाग गई। पीछे वो सब हेज़ल को आवाज़ें देते रह गए। फ़ोन के इस पार मुकाबिल ने मोबाइल अपनी आंखों के सामने किया। आपको लगता है कि मैं हेज़ल के कहने पर नहीं आ सकता तो ठीक, अब मैं सालों बाद सिर्फ हेज़ल की खातिर वॉल्स आऊँगा। वो फ़ौरन हरकत में आया और अगले आधे घंटे बाद इसकी गाड़ी गांव के रास्ते की तरफ रवाना थी। हेज़ल 3 घंटों से अपने कमरे में बंद बैठी आंसू बहा रही थी। वो आगा जान का ऐसा रवैया समझने से कासिर थी। वो सबसे प्यार करते थे। सिवाय इसके, वो आज तक ये बात जान ना सकी कि इसने आगा जान का किया बगाड़ा था।
वो भी चाहती थी कि आगा जान इससे भी अपनी बाकी पोतियों की तरह मोहब्बत करें, इसके पास बैठें, इससे बातें करें, मगर वो तो उसे सिर्फ हक़ारत से देखते थे। इसकी ब्लैक मर्सिडीज हवेली में दाखिल हो चुकी थी। 14 साल बाद उसने वापस इस हवेली की दहलीज पर कदम रखा था। लाउंज में मौजूद उमीना बेगम का दिल बहुत तेजी से धड़का। उनके हाथ से पानी का ग्लास छोटा और जमीन पर गिरकर चिकनाचौर हो गया। इन्होंने हवाओं में इस खुशबू को महसूस किया था। आवाज़ सुनकर साजिदा बेगम उनकी तरफ मुतवज्जह हुई। किया हवा भाभी, साईं आप ठीक तो हैं? इन्होंने एक नज़र अपनी देवारनी को देखा। वो आ गया है, मेरा बेटा वापस आ गया है, इसकी खुशबू मुझे महसूस हो रही है। वो हिचकियों के साथ रो दी और सीढ़ियों के धाने पर खड़े बालाज और शावीज की नजरें मिलीं और दोनों की आंखों में हैरत उभरी। वो गाड़ी को पोर्च में पार्क करके हवेली के लाउंज की जानिब बढ़ा। जैसे जैसे वो कदम उठा रहा था, दिल पर लगे सारे जख्म ताज़ा हो रहे थे। इसने गार्डन की तरफ देखा, वहाँ इसे एक नन्ही बच्ची भागती हुई नजर आई। रुक जाओ मशल, बचपन की कोई भूली बिसरी याद। इसने रगड़ कर अपनी आंखें साफ की। थोड़ा आगे गया, सामने सीढ़ियों पर वो बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी। हा हा हा, आप हार गए। इसने बच्ची को छूकर महसूस करना चाहा, मगर वो हवा में गायब हो गई और उस शख्स की आंखों में पानी भर गया। इस हवेली में हर तरफ इसकी यादें थीं। वो अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर ये लगा, ये हवेली इसके किए एक ड्रामा थी। इसे यहाँ से खौफ और वहशत होती थी। वो मजबूत आसाब का 28 साला मर्द अपनी कैफियत पर काबू करता हुआ लाउंज की तरफ बढ़ गया। बालाज और शावीज उमीना बेगम के पास आए। ताई साईं, आपको वहम हुआ होगा। इसने इन्हीं कंधों से पकड़कर अपने साथ लगाया। नहीं बालाज, मेरा वहम नहीं है, मिमू हूँ, वो मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। वो कांपती हुई आवाज़ के साथ रोते हुए एक एक लफ्ज़ तकलीफ से कहकर इसके साथ लग गईं। शावीज ने भी दूसरी तरफ से इन्हीं सहारा दिया। उनकी नज़र सिर्फ बैरूनी दरवाजे की तरफ थी। कुछ पल गुजरे और वो नमूदार हो गया। उमीना बेगम ने सांस लेने की कोशिश की और बहुत मुश्किल से एक लंबी सांस ली। इसकी नज़र सीधा अपनी मुंह से टकराई। वो कदम कदम चलता अपनी मुंह की तरफ आ रहा था। इसने देखा उसकी मुंह बहुत कमज़ोर हो गई थी। ये वो औरत तो नहीं थी जिसे वो छोड़कर गया था। इसे अपनी आंखें धुंधली होती महसूस हुई। इन्होंने बालाज से अपना आप छुड़वाया। वो दोनों हैरत ज़दा ताई को देख रहे थे। फिर उनकी नज़रों के ताक़ब में इन दोनों ने लाउंज की दहलीज की तरफ देखा और दोनों पत्थर हो गए। उमीना बेगम ने अपने मुर्दा कदमों को हरकत दी। मेरा बच्चा, तुम आ गए। उनकी हिचकियां बंद गईं। उमीना बेगम को अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो लड़खड़ा कर गिरती उससे पहले वो भागता हुआ उनके करीब आया और उनको अपने हिसार में लेकर अपने सीने से लगा लिया। उमीना बेगम ऊंची आवाज़ में रो रही थीं और लाउंज में मौजूद हर फर्द की आंखें भीग गईं। नौकरानियां तक हैरत ज़दा थीं। इसकी आंखों से आंसू गिरकर अपनी मां के बालों में जज्ब हो रहे थे। इसने अपनी मां का चेहरा सामने किया, उनके माथे पर लब रखे और अपने हाथों से उनके आंसू साफ किए। इन्होंने अपने बेटे का वही हाथ पकड़ा और अपने होंठों से लगा लिया। फिर वो इसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर इसकी पेशानी पर अपने होंठ रख गईं। वो दीदावार अपने बच्चे को प्यार कर रही थीं। वो उसे कंधे से पकड़कर छूकर महसूस कर रही थीं। मेरा बच्चा, मैंने इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार किया, अब मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वो इसके सीने से दोबारा लगी किसी बच्चे की तरह पूछ रही थीं। अम्मू, मैं आ गया हूँ ना, अब कहीं नहीं जा रहा। वो काफ़ी देर तक वैसे ही खड़ा उनके हर सवाल का जवाब दे रहा था और मैं अपने बच्चे को देखकर हर किसी से बेनियाज हो गई। मेरा शहजादा कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। वो इसके चेहरे पर हाथ फहराते हुए मोहब्बत से कह रही थीं। वो नम आँखों से मुस्कुरा दिया। आपका बेटा हूँ, अब सारा हुस्न आपसे ही लिया है। और वो नम आँखों से हंस दी। शरारती कहीं के। एक मुक्का इसके सीने पर दे मारा कि इसकी हंसी लाउंज में गूंजी। कुछ देर बाद इन्होंने अपने आंसू साफ किए। मेरा बच्चा लंबे सफ़र से आया है, थक गए हो गए। जाओ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाती हूँ। फिर साथ बैठकर दोनों माँ बेटा बातें करेंगी। मेरा बेटा क्या खाएगा? वो मोहब्बत से इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरकर खड़ी थीं। इसने अपनी मां का हाथ चेहरे से हटाकर होंठों से लगाया। आप अपने हाथों से जो भी बनाएंगी मैं वो खा लूँगा। सालों हो गए आपके हाथ का खाना मुझे बहुत याद आता है।
और इस बात पर उमीना बेगम का दिल किसी ने मुट्ठी में भंचा। वो कहना चाहती थी कि वापस आ जाता मगर खामोश रहीं। अब वो आ गया था, यही बहुत था। अब उसकी वो खूबसूरत आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। अम्मा साईं, मेरी बहन कहाँ है? मैं इसके लिए वापस आया हूँ लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। इसकी नज़र आसपास हैज़ल को ढूंढ रही थी। वो अपने कमरे में है आका जान, ज़रा सा डांट दी तो कमरे में बंद हो जाती है। और इस फुबरू नौजवान ने अपनी मुट्ठी भैंचकर अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की। कमरा कहाँ है इसका? अब वो सवालिया नज़रों से आसपास देख रहा था। हवेली आज भी बिल्कुल वैसी ही थी। जाओ शावीज़, उसे हैज़ल का कमरा दिखा दो। इस बात पर शावीज़ और इसकी नज़रें टकराईं। शावीज़ इसे गुस्से से घूर रहा था और मुकाबिल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट पास की कि शावीज़ अंदर तक सुलग उठा। वो मुस्कुरा रहा था जैसे शावीज़ को यकीन ना आया, मगर वो ताई साईं का कहा भी नहीं टाल सकता था। जी ताई साईं। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। इसकी तकलीद में वो भी अपनी मां की पेशानी पर बोसा देता हुआ पीछे चल दिया। वो दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर में आ चुके थे। शावीज़ एक झटके से पीछे मुड़ा और उस शख्स का गिरेबान पकड़ा। मेरी एक बहन को छीन चुके हो। सुकून नहीं मिला जो दूसरी भी छीनने आ गए। शावीज़ का बस ना चला वो इस आदमी का मुंह तोड़ दे। इसने दूसरे ही पल शावीज़ के हाथ अपने गिरेबान से हटाए और एक मक्का इसके मुंह पर जड़ दिया। ये सब इतना अचानक हवा कि शावीज़ समझ ना सका। बकवास बंद रखो, अपनी हैज़ल बहन है मेरी और मशल बीवी है मेरी। तुम्हें दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। शावीज़ अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने नाक से निकलने वाला खून साफ कर रहा था। तुम्हें याद भी है कि मेरी गुड़िया तमधारी बीवी थी? वाह, बहुत जल्दी याद नहीं आ गया। शावीज़ ने तंज का तीर चलाया। अपनी बकवास बंद रखो शावीज़, शाह में तमधारा मुंह तोड़ दूंगा। वो मेरी बीवी थी नहीं, वो अब भी मेरी बीवी है। वो मशल शाह थी। इस हवेली की मशल, इसके आने से मेरी जिंदगी में रोशनियां आई थीं। उसकी ज़ाहिरी मौत भी मुझे इससे जुदा नहीं कर सकती। मैं इसे तुमसे ज़्यादा चाहता था और आज भी मैं उसे तुमसे ज़्यादा चाहता हूँ। वो तो सुलग ही उठा। और तुम ही नहीं थे वो जो कहते थे उसे भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, वापस हवेली आ जाओ। तो आ गया मैं, फिर अब क्यों इतनी मिर्चियाँ लग रही हैं? शावीज़ खामोश हो गया। उसने एक नज़र शावीज़ की क्रिस्टल ब्राउन आंखों में देखा, फिर आगे भरकर उसे अपने साथ लगा लिया। और इतनी ही हिम्मत थी शावीज़ की, वो रोने लगा। इसने शावीज़ की पीठ थपकी। वो मुझे बहुत याद आती है लाला। बहन थी वो मेरी। सब चले गए मुझे छोड़कर, माँ बाप और बहन भी। और आपने भी मुझे छोड़ दिया। मुकाबिल की आंखें भी भीग उठीं। हौसला रखो यार, मैं सब समझ सकता हूँ कि यह हमारा गम अलग है। जितना तुम इससे प्यार करते थे इससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत मैंने भी की है। शावीज़ को अगर कोई हिम्मत दे सकता था तो वो यही शख्स था। अब हम दोनों भाइयों को मिलकर अपनी इस गुड़िया के लिए सब ठीक करना है। आगा जान का सलूक इसके साथ ठीक नहीं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे उसका मकाम दिलवाएं। शावीज़ अलग हुआ और अपनी आँखें साफ करने के बाद हमें सर हिलाया। ये काम वो अकेला नहीं कर सकता था, मगर सामने खड़े उस शख्स के पास इतनी ताकत थी कि वो ये काम बआसानी कर सकता था। वो हैज़ल के रूम की तरफ बढ़े। इसका दरवाज़ा बंद था। शावीज़ ने दस्तक दी। गुड़िया, दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हट साले, तुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बात करता हूँ। अब की बार उसने दस्तक दी। हैज़ल, मेरी चंदा देखो, तमधारा भाई आ गया। शाबाश, दरवाज़ा खोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर वापस आया हूँ। और वो जो अंदर बैठी अपनी किस्मत पर मातमकन थी। ये आवाज़ सुनकर वो बेयकीनी से दरवाजे की तरफ मुतवज्जह हुई और अगले 2 मिनट में भागती हुई उठी और दरवाज़ा खुल गया। इसकी नज़र सामने खड़े शख्स की तरफ उठी, आंखों में हैरत के साथ बेयकीनी थी। वो शख्स खूबसूरत आंखें लिए, लाइट पिंक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स, पुरकशिश चेहरा, वो बहुत खूबसूरत मर्द था। और वो अपने सामने 17 साला इस हैज़ल आंखों वाली लड़की को देख रहा था। खूबसूरत नक्शनैन, ब्राउन कलर की शर्ट और स्किन की परी के साथ स्किन ही दोपट्टा गले में झूल रहा था। चॉकलेट ब्राउन बालों की ढीली सी चटी कर रखी थी जिसकी लटें इसके चेहरे को छू रही थीं। वो बहुत बड़ी हो गई थी। वो भी यकीनी से उसे देखती हुई आगे बढ़ी और उस शख्स के सीने से लपटकर रोने लगी। शावीज़ ना चाहते हुए भी जेलिस हो रहा था। एक भाई और आ गया, इसकी बहन के प्यार का हिस्सादार। उसने अपने हाथ उठाए और इसके गर्द हिसार बांधा। पीछे खड़ा बालाजी ये मंजर देखकर नम आंखों से मुस्कुरा दिया।
काफ़ी देर तक वो रोती रही, वो उसे खलकर रोने देता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिचकियाँ कम होने लगीं। इसने हेज़ल का चेहरा सामने किया और इसके आंसू साफ किए। तुमने कहा था ना कि मैं आ जाऊं, देखो मैं तुम्हारे कहने पर आ गया। और हेज़ल दोबारा रोने लगी। वो यकीन करना चाह रही थी कि उसका भाई सिर्फ एक कॉल पर उसके लिए आ गया। चलो अब रोना तो बंद करो, वरना वापस चला जाऊंगा। और हेज़ल ने उसके बाजू को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वो सच में वापस चला जाएगा। हेज़ल ने बहुत मुश्किल के बाद कुछ कहने के लिए लब खोले। लाला, और इस शख्स के अंदर सुकून उतरा। आप सच में मेरे कहने पर वापस आए हैं? किया मेरा कहना इतना खास? वो दोबारा रो पड़ी। इसके भाई ने उसे अपने सीने से लगाया। बिल्कुल, तुम तो मेरी गुड़िया हो, तमधारी बात में कैसे टाल सकता हूँ। तमधारी सालगिरह आ रही है ना, कुछ दिनों तक देखो मैं आ गया तमधारा गिफ्ट बनकर। और हेज़ल नम आंखों से हंस पड़ी। वो इसकी मशल जैसी थी। हवेली में इसकी बातें और क़हक़हे सबको मशल की याद दिलाते थे। मगर आगा जान को पता नहीं हेज़ल से क्या दुश्मनी थी, इन्हीं ये एक आंख नहीं भाती थी। इन्हीं सिर्फ रमला अपनी दूसरी मशल लगती थी। हालांकि रमला को मशल की परछाई भी छू कर नहीं गुजरी थी। वो हवेली की रौनक हुआ करती थी। हवेली की मशल, वो इस हवेली वालों के लिए रहमत के साथ किस्मत बनकर आई थी। सालों बाद इस हवेली में पैदा होने वाली वो पहली बेटी थी। आगा जान को इससे बहुत मोहब्बत थी। इसके आने की बाद इस हवेली में और भी बेटियां आईं। उनके मुर्शिद का कहना था कि मशल शाह हवेली की अच्छी किस्मत है। वो शावीज़ शाह की हकीकी बहन थी और हेज़ल के सामने खड़े उस शख्स की बीवी थी। लेकिन फिर सालों पहले हुआ वो हादिसा जिसमें मशल शाह और उसके माँ बाप की मौत हो गई। किया था अब वो हादिसा जिसके साथ दफन था माजी का सबसे बड़ा राज, ये तो खैर जल्द या बदीर पता चल ही जाएगा। कुछ देर बाद वो हेज़ल के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था और वो आज बहुत खुश हो गई थी। ये शाह हवेली थी। हातिम नवाब शाह का ख़ानदान, जिनकी बीवी थी आसिया बेगम, उनके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा आज़म शाह और उनकी बीवी उमीना बेगम, उनके 2 बेटे थे। उनका बड़ा बेटा इस हवेली का सबसे बड़ा पोता था। आगा जान उसे छोटा शाह कहकर बुलाते थे। इससे छोटा हसाम था। इससे छोटे अलमीर साहब थे और उनकी बेगम थी आफिया। उनके 2 बच्चे थे, शावीज़ शाह और मशल शाह। मशल शाह इस हवेली की सबसे बड़ी पोती थी। इससे छोटे बेटे थे इर्तज़ा साहब और उनकी बीवी थी अलीना बेगम। उनके 3 बच्चे थे, बालाज शाह, रमला और हाला। इससे छोटे थे अलतमिश शाह और उनकी बीवी साजिदा बेगम। उनके भी 3 बच्चे थे, आलम, निदा और आज़म। इससे छोटे थे अमान साहब और उनकी बीवी थी नादिया बेगम। उनके भी 2 बच्चे थे, हेज़ल और ओहुद। ये शाह हवेली थी और सारा शाह ख़ानदान इसमें बिस्ता था। वो दोनों खाना खा चुके थे और अब हेज़ल उसे सबकी शिकायतें लगा रही थी। ये अकड़ू लाला कसम से हर वक्त इन्हीं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और बस पढ़ाई चाहिए होती है। वो बालाज की शिकायतों में कसीदे पर रही थी और वो सामने बैठा इसे मुस्कुरा कर देख रहा था। हेज़ल इसके कान के पास झपकी और एक नज़र अपने सामने बैठे बालाज पर डाली। आपको एक राज की बात बताऊं? वो मतजस्सुस हुआ। हम बताओ। मुझे बालाज लाला की बीवी की किस्मत पर बहुत अफसोस होता है। ही मगर इसकी तो कोई बीवी है ही नहीं। बालाज इसका हर तासुर नोट कर रहा था। जो अपने भाई के पास बैठी ना जाने उसे कौन से राज वाओ नियाज की बातें कर रही थी। हेज़ल ने उसकी अकल पर मातम किया। अरे लाला, उनकी मुस्तकबिल में जो बीवी बनेगी इसकी बात कर रही हूँ। सामने वाले ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। ओह अच्छा, और इसकी किस्मत पर अफसोस क्यों होता है? वो सवालिया नज़रों से हेज़ल को देख रहा था। अरे आपको क्या पता, इन्हें बस पढ़ाई चाहिए। कल को अपनी बीवी से भी कहेंगे पढ़ाई करो। नहीं, शादी के बाद भी अगर पढ़ाई करनी पड़े तो शादी ही क्यों की। बालाज उसकी सारी बात सुन चुका था। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। अच्छा तो फिर बताओ, शादी क्यों की जाती है? वो कब हेज़ल के पास आकर दूसरी कुर्सी पर बैठा, हेज़ल को पता भी ना चला। वो उछल पड़ी। एक नज़र उसे देखा और एक नज़र सामने वाली कुर्सी पर जो अब खाली थी। हेज़ल ने देखा इसकी ग्रीन आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। पता नहीं, वो लड़खड़ाते लहजे में बामशक्ल कह सकी। बालाज की आंखों से उसे खौफ आ रहा था। बालाज इसके कान के पास झुका और सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, कुछ दिन सब्र कर लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, आहन दिखाऊंगा कि शादी क्यों की जाती है। हेज़ल के पले इसकी बात फाक ना पड़ी।
वो तो बस इसके लहजे से कांप उठी। मेरी बहन से दूर रहो बालाज शाह। वो उठकर उन दोनों के दरमियान आया और इसके सीने पर अपना हाथ रखकर पीछे किया। हेज़ल ने सुकून की सांस ली। बालाज ने इसका हाथ हटाया। आपकी बहन की ज़बान कितनी चलती है इस बात का आपको इल्म है शाह साहब? वो तंज कर रहा था और शाह साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बालाज के कान के पास झुका। क्या बात है बालाज शाह, तुमने कहा मेरी बहन तो क्या तुम उसे अपनी बहन नहीं समझते? और बालाज का चेहरा खिफ़्फ़त से सुर्ख पड़ गया। वो फ़ौरा डाइनिंग टेबल पर एक मुक्का मारता हवा उठा और बाहर की जानिब बढ़ गया और पीछे खड़े उस शख्स का क़क़ा लाउंज में गौनजा। इतने में सरदार साहब हवेली में दाखिल हो रहे थे। उनकी नज़र हेज़ल के साथ इस चेहरे पर उठी और वो साकत रह गए। दोनों दादा और पोता की नज़रें मिली। वो बेतासुर चेहरे के साथ इन्हीं ही देख रहा था। बहुत देर के बाद आगा जान के होंठ फड़फड़ाए। छोटे शाह, वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे और हेज़ल के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। वो रूबरू आ गए। आगा जान ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बेतासुर लहजे के साथ खड़ा रहा। काफ़ी देर बाद वो इसकी मौजूदगी का यकीन करके पीछे हुए और अपने खूबरू पोते को देखा। तुम वापस आ गए मेरे शीर? वो नम आंखों से पूछ रहे थे। बिल्कुल, मेरी बहन ने बुलाया तो मुझ वापस आना ही था आगा जान। कोई तमांचा था जो सरदार हातिम नवाब के चेहरे पर पड़ा। इन्होंने हैरत से एक नज़र हेज़ल को देखा और दूसरी नज़र अपने पोते को। वो इतने सालों से उसे वापस बुला रहे थे मगर वो नहीं आया और आज इस लड़की के सिर्फ एक बार कहने पर ही आ गया। ये पहला तमांचा था जो उन के इस पोते ने उनके मुंह पर मारा और दूसरा तमांचा उसने दादा नहीं कहा, सबकी तरह आगा जान कहा। इन्होंने अपनी हैरत पर काबू पाया। बिल्कुल, मैं जानता था कि तुम किस कदर ज़िद्दी हो, इस वजह से मेरी ज़िद में आकर तुम ज़रूर आओगे और देखा तुम आ गए। इस बात पर मुकाबिल के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। मतलब इन्होंने वो बातें जानबूझकर कही थीं ताकि वो गुस्से में वापस आ जाए। आखिर दादा भी तो इसके थे। इसने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियाँ भींची। बिल्कुल, मैं ज़िद में ही वापस आया हूँ। हवेली का निज़ाम काफ़ी दिरहम बरहम हो चुका है। तो मैंने सोचा कि हर इंसान को इसका मकाम दिया जाए। क्यों बुढ़िया, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आखिर में उसने हेज़ल से तरदीद चाही। हेज़ल ने परेशानी और उलझन से उसे देखा और हड़बड़ा कर सर हिला दिया। चलो आओ फिर दोनों बहन भाई शॉपिंग पर चलते हैं। तुम्हारी बर्थडे का गिफ्ट तुम्हारी पसंद का भी होना चाहिए ना? आगा जान को दोबारा गुस्सा आया। बेटा, कुछ देर मेरे पास भी बैठो, मुझसे बात करो। अपने गुस्से को दबाकर वो बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोले। अभी मैं यही हूँ आगा जान, बहुत सारी बातें ही करने के लिए, रात को शतरंज के खेल पर बात होगी। वो ये कहते हुए हेज़ल हाथ पकड़कर लाउंज से बाहर की जानिब चल दिया। और आगा जान को गुस्सा तो बहुत आया मगर वो वापस आ गया था, यही बहुत था। वो अपने आगा जान पर इस लड़की को फ़ौक़ियत दे रहा था। उनका बस ना चला वो हेज़ल को मार देते। इसकी ज़िंदगी बख्श दीजिएगा। सिर्फ एक जुमला उनके कानों में पड़ता और उनका सारा गुस्सा पसपुश्त रह जाता। 2 दिन गुजर चुके थे। हवेली में वो वापस आ गया था और सारी हवेली वालों में खुशियों की लहर उठ गई थी। उस वक्त वो मशल के कमरे में इसकी फ़ोटो के सामने खड़ा उसे मोहब्बत से देख रहा था। 5-6 साल बची। वो इसके बचपन की बीवी थी। दोनों का बचपन में ही निकाह हो गया था। फिर कुछ साल बाद वो हादिसा हुआ जिसने सारी हवेली की बुनियाद हिलाकर रख दी। वो तस्वीर को देख रहा था जब ध्यान कहीं और पहुंच गया। फिर इसे अचानक कुछ याद आया। कुछ देर बाद वो रमला को बाजू से पकड़कर नीचे लाउंज में ला रहा था और फिर उसे लाउंज में लाकर उसकी मुंह की तरफ धक्का दे दिया। क्या हवा बेटा? सबने उसके चेहरे पर खौफनाक हद तक गुस्सा देखा। आपकी बेटी को कोई तमीज़ नहीं है चची साईं। इसे इतना भी नहीं पता कि किसी के कमरे में दरवाज़ा नाक किए बना मुंह उठाकर नहीं घुसते। और इसे बात करने की भी तमीज़ नहीं है। आज के बाद अगर इसने मेरे नाम के साथ भाई या लाला ना लगाया तो मैं इसकी ज़बान काट दूंगा। वो इतने ऊंचे लहजे में चीखा कि हवेली के दरू दीवार गूंज उठे। रमला के तो सर पर लगी तलुं पर बुझी। इसमें गलत ही किया है, मैं आपकी मंगेतर हूँ तो मैं लाला क्यों कहूँगी? और उस शख्स की हैरत आसमान को छूने लगी। वो आगे बढ़ा और एक थप्पड़ खींचकर रमला के मुंह पर दे मारा और सारे लाउंज वाले साकत रह गए, यहाँ तक कि नौकरानियां भी। रमला बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे देखती रह गई। उसने अपने होंठ को छूकर देखा जहां से खून बह रहा था। उस शख्स का हाथ इतना वजनी था
इतनी घटिया बकवास करते तुम्हें शर्म नहीं आई? किसने ये जहर तुम्हारे दिमाग में डाला है? वो चीख पड़ा। और उमीना बेगम अपने बेटे का ऐसा रवैया देखकर साकत रह गईं। तुम सब के दिमाग खराब हो गए हैं। आका जान ने तुम्हें मेरी मशल की जगह वो प्यार किया दे दिया, खुद को मशल शाह समझने लग गई हो। इसने रमला का मुंह दबोचा। तुम जगह लोगी मेरी मशल की? औकात देखी है अपनी, बोलो। इसकी आंखें वहशत से लाल हो गईं और रमला का दिमाग घूम गया। बालाज जो लाउंज के दरवाजे पर साकत खड़ा था, उसके जिस्म में हरकत हुई। वो फौरन आगे बढ़ा और रमला को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। इसे पकड़कर पीछे किया हो रहा है, यहाँ आप आराम से भी बात कर सकते हैं। बालाज का गुस्सा आसमान को छू रहा था। आखिर इसकी बहन का तमाशा बनकर रह गया था। ये तुम अपनी इस बहन से पूछो बालाज शाह। इसके दिमाग में किसने ये बात डाली कि ये मेरी मंसूब है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मशल की जगह खुद को सोचने की भी? और बालाज शाह जलजलों की जद में आ गया। उसने बेयकीनी से रमला को देखा। ये क्या कह रही हैं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम बुढ़िया नहीं हो, ये बात मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ। बालाज भी गुस्से से गरजा। मुझे आका जान ने कहा था, मैंने वही कह दिया। रमला जवाब देती अपने कमरे में भाग गई। बालाज ने इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और आका जान से मैं खुद बात करूँगा। इसने गुस्से से बालाज के हाथ झटक दिए। माफ़ी से किया होगा, मेरी तकलीफ कम हो जाएगी और आका जान से बात मैं खुद कर सकता हूँ। इतना कहते साथ वो हवेली से बाहर की जानिब चल दिया। शाम हो गई थी और उस वक्त वो दोनों आका जान के कमरे में बैठे हुए थे और आका जान हमेशा की तरह उन दोनों के सामने हार गए। अच्छा ठीक है बेटा, नाराज मत हो। वो मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी जो मैंने रमला को बता दी, बस वही बात इसके दिमाग में घूम रही होगी। वो तो सुलग उठा। ये इतनी सी बात नहीं है आका जान। एक बात याद रखें, वो आपके लिए दूसरी मशल शाह हो सकती है, मेरे लिए नहीं। आइंदा अगर हवेली में किसी ना ऐसी बात कही तो मैं फिर चला जाऊंगा और आप जानते हैं मेरी जिद आखिर आपका ही खून हूँ। आका जान उसे किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दे सकते थे, आखिर वो उनका वारिस था। अच्छा ठीक है, ये बात नहीं होगी, मगर मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ अब सरदारी तुम संभाल लो। और कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मुझे सरदारी का कोई शौक नहीं, आप वो बालाज शाह के हवाले कर दी। आका जान को हवेली की इमारत अपने सर पर गिरती महसूस हुई और बालाज का हाल भी कुछ अलग ना था। जारी है।